दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से भारत के अंदर कोई हथियारों को अगर खरीदा जाता है और वो भी अगर इंडिजिनियस हथियार हो तो इससे वेस्टर्न मीडिया के अंदर जलन और चिड़न कितना अधिक होता है। और इवन दोस्तों भारत के हथियारों के प्रोक्योरमेंट को लेके अगर वेस्टर्न मीडिया चिड़ा हुआ है तो आप समझ सकते होंगे कि अगर भारत कोई हथियार को बेच रहा है तो इससे वेस्टर्न मीडिया का अंदर जलन जो है वो कितना गुना बढ़ेगा। और दोस्तों हाल ही में दो ऐसे खबर आया है जिनमें से एक खबर तो भारत के हथियारों की खरीदारी को लेके है, जबकि दूसरा खबर भारत की तरफ से संभावित हथियारों को बेचने को लेके है। और इन दोनों खबर को लेके ही वेस्टर्न मीडिया अब काफी अधिक परेशान है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिन दोनों खबरों का जिक्र कर रहा हूँ उनमें सबसे पहला खबर इंडियन आर्मी की तरफ से खरीदे जाने वाले लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल को लेके है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी इसे लेके एक टेंडर जारी कर दिया है। वहीं पे दूसरा जो खबर है वो असल में इंडोनेशिया की तरफ से खरीदे जाने वाले सबमरीनों को लेके है और यहाँ पे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शायद इंडोनेशिया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को खरीदे। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो संभावनाएं काफी अधिक है कि इन सबमरीनों को भारत में निर्माण करके इंडोनेशिया को सप्लाई किया जाए। और अब ये दोनों ही खबर को वेस्टर्न मीडिया खास करके ब्रिटेन के जेम्स मीडिया हाउस में काफी अधिक हाईलाइट किया जा रहा है और काफी बढ़ चढ़ के इसे लेके चर्चा किया जा रहा है। अब दोस्तों इन दोनों खबरों में से सबसे पहला खबर इंडियन आर्मी की तरफ से लाइट व्हीकलों को खरीदने को लेकर जारी किया गया टेंडर है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा एक बहुत बड़ा टेंडर जारी किया गया है और ये टेंडर 4x4 लाइट व्हीकल को लेके है जो कि जनरल सर्विस के रोल में इस्तेमाल होगा। और इस टेंडर के रिगार्डिंग इंडियन आर्मी के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है वो असल में 29 फरवरी के दिन जारी किया गया है। और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंतर्गत करीबन 1054 व्हीकलों को खरीदा जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें वेस्टर्न मीडिया को जलन होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसके प्रोक्योरमेंट के टाइप जो कि बाय इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत होगा, जिससे कि इंडियन आर्मी केवल मात्र उन्हीं व्हीकलों को खरीदेगा जो कि कम से कम 50% इंडिजिनियस कंटेंट से लैस हो। अब दोस्तों इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट टेंडर है जिसमें कि बाय इंडिया कैटेगरी जैसे क्लॉज को रख दिया गया है, जिससे कि कई सारे वेस्टर्न देशों के कंपनी इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। फिलहाल दोस्तों टेंडर को लेके अब तक जो जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है उसके मुताबिक इन व्हीकलों का वजन 2500 किलोग्राम से मतलब 2.5 टन से कम होना चाहिए। और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में ये भी बात रखा गया है कि व्हीकल कम से कम 700 से 900 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में समर्थ होना चाहिए और ये 4x4 मतलब 4 व्हील ड्राइव व्हीकल होना चाहिए। अब दोस्तों इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ये जो व्हीकलों को खरीदा जा रहा है असल में इसका उपयोग हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में और पहाड़ी एरिया के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक्सट्रीम कंडीशन वाले एरिया में भी किया जाएगा। इवन इन व्हीकलों के पास डेजर्ट एरिया में भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होना चाहिए। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में असल में इंडियन आर्मी के द्वारा हार्ड टॉप व्हीकलों को खरीदने को लेकर बातों को रखा गया है, मतलब ये जिप्सी के जैसे सॉफ्ट टॉप व्हीकल नहीं होगा। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के मुताबिक व्हीकलों के कुछ और भी जानकारी पब्लिक किया गया है जिनमें व्हीकल के जो लंबाई है वो 4450 मिलीमीटर 1690 मिलीमीटर तक होना चाहिए और इसका हाइट भी करीबन 1680 मिलीमीटर होना चाहिए और ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम 180 मिलीमीटर होना चाहिए। व्हीकल कम से कम -15 डिग्री टेम्परेचर से लेके +45 डिग्री के टेम्परेचर में आसानी से इस्तेमाल योग्य होना चाहिए और व्हीकल में कम से कम 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर होना चाहिए और ये 4x4 और 4x2 ट्रांसमिशन दोनों में ही स्केलेबल होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पे इसे 4x4 कंडीशन में और जरूरत ना पड़ने पे 4x2 कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सके। जबकि दोस्तों व्हीकलों को जिस तरीके से बाय इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत खरीदा जा रहा है इससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि भारत के किसी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ व्हीकलों को ही इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदा जाएगा, जिनमें संभावनाएं फिलहाल टाटा और महिंद्रा जैसे कंपनियों का सबसे अधिक है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में काफी बड़े मात्रा में ऐसे व्हीकलों का उपयोग किया जा रहा है और ऐसे व्हीकल ज्यादातर टाटा महिंद्रा कल्याणी जैसे कंपनियों के से ही इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदा गया है। हालांकि फिलहाल कई सारे भारतीय ऐसे कंपनी है जो कि फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर इस तरीके के व्हीकलों को संपूर्ण इंडिजिनियस तरीके से और इंडिजिनियस कंपोनेंटों के साथ भारत में निर्माण कर रहा है और ऐसे में इन कंपनियों का भी संभावनाएं ऐसे टेंडर में बढ़ेगा। पर दोस्तों ये जो बाय इंडिया कैटेगरी है यही अब वेस्टर्न देशों के और वेस्टर्न मीडिया के कंसर्न का सबसे बड़ा कारण है और इससे इन देशों के भारत के अंदर जो मार्केट है और दिन ब दिन सिकुड़ते जा रहा है और जो थोड़ा बहुत मार्केट बचा भी है वो भी अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर ही टिका हुआ है। जबकि वेस्टर्न मीडिया दूसरे और एक खबर के वजह से भी काफी अधिक परेशान है और वो है इंडोनेशिया के सबमरीनों के टेंडर। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडोनेशिया के द्वारा कुछ समय पहले ही 2 सबमरीनों को मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को खरीदने को लेकर एक टेंडर जारी किया था और
और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस टेंडर में स्ट्रॉन्ग दावेदार फिलहाल फ्रांस के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ही है। और दोस्तों ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है इसे भारत में कलवेरी क्लास के सबमरीन कहा जाता है और प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इंडियन नेवी के द्वारा फ्रांस से ऐसे टोटल 6 सबमरीनों को परचेज किया गया है, जो कि भारत के मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में ही निर्माण हुआ है। और इनमें से 5 सबमरीन फिलहाल इंडियन नेवी में ऑपरेशनली कमीशन्ड है, जबकि एक सबमरीन फिलहाल अंडर सी ट्रायल है। और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एडिशनल और 3 सबमरीनों को भी इंडियन नेवी के लिए खरीदा गया और इन सबमरीनों का भी निर्माण का काम मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में ही किया जाएगा। और दूसरी तरफ इंडोनेशिया के सबमरीनों के टेंडर में जब से स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों का संभावना बढ़ा है तब से इसमें भारत को भी जोड़ के देखा जा रहा है। दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के आर्टिकल में दावा किया गया है कि 26 फरवरी के दिन इंडोनेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फ्रांस के बीच में इन सबमरीनों के समझौते को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्कशन को अंजाम दिया गया और इस डिस्कशन के बाद एक तरीके से फ्रांस इस सबमरीनों के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे आगे है। अब दोस्तों समझौते में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद फ्रांस के द्वारा इंडोनेशिया को ये जो सबमरीन है ये क्रेडिट के अंतर्गत दिया जाए, मतलब एक ऋण के अंतर्गत दिया जाए, जो कि 3 हिस्से में डिवाइडेड होगा, जिनमें से 2 हिस्सा फ्रांस के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेजरी और फ्रांस के बैंक्वे पब्लिकेशन के तरफ से किया जाए, जबकि तीसरा हिस्सा जो है वो शायद एक निजी कंपनी मतलब एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बेयर किया जाए। अब पहले 2 हिस्से को असल में 85% ऋण के रूप में देखा जा रहा है और एक तीसरा हिस्सा असल में 15% ऋण का होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि ये जो सबमरीन का डील है ये असल में एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील के अंतर्गत होगा और इन दोनों सबमरीनों को इंडोनेशिया में एक इंडोनेशियन कंपनी के साथ मदद के तहत बनाया जाएगा। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि पहले सबमरीन के जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 14 महीने के अंदर अंजाम दिया जाएगा। और दोस्तों यही पे ही भारत के भूमिका को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में 6 सबमरीनों का निर्माण हो चुका है और 3 एडिशनल और सबमरीनों का निर्माण होगा। ऐसे में शायद मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड भी इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के समझौते में शामिल रहे और भारत के द्वारा भी इन सबमरीनों को निर्माण करने को लेकर इंडोनेशिया को मदद किया जाए। अब दोस्तों ऑलरेडी फ्रांस की तरफ से इंडो पैसिफिक में अपने भूमिका को बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है और भारत भी इंडो पैसिफिक सेक्टर पे चाइना के दबदबे से फ्री करने को लेकर प्रयास कर रहा है। और ऐसे में फ्रांस और भारत मिलकर अगर इंडोनेशिया के साथ इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ता है तो इससे इंडोनेशिया अपने आप को मजबूत भी कर सकेगा और दूसरी तरफ इस क्षेत्र में चाइना के दबदबे को कम करने के लिए फ्रांस और भारत की तरफ से जो काम किया जा रहा है उसे भी मजबूत किया जा सकेगा। पर दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो सबमरीनों के रिक्वायरमेंट के मामले में भारत भी काफी पीछे है और भारत का जो सबमरीनों का संख्या है वो चाइना के मुकाबले में काफी कम है। पर इस मुश्किल को दूर करने के लिए फ्रांस भारत को लगातार मदद कर रहा है और यह स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों के अलावा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस भारत को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के मामले में भी मदद करने को लेकर तैयार है और दोनों देशों के बीच में कई सारे नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर कोलैबोरेशन का भी चर्चा चल रहा है। और दोस्तों इंडियन नेवी अपने सबमरीनों के फ्लीट को मजबूत करने के लिए और भी कई तरीके के प्रोजेक्टों को पैरेलली आगे बढ़ा रहा है, जिनमें प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट तो है ही, साथ में करीबन 12 इंडिजिनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों का भी एक कॉन्सेप्ट है, जबकि इसके अलावा 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्ट और 4 अरिहंत क्लास के सबमरीनों के बाद करीबन 3 से 4 S5 क्लास के काफी बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का भी प्रोजेक्ट है। जबकि इसके अलावा भारत के द्वारा रशिया से भी अकुला 3 क्लास के सबमरीनों को परचेज किया गया है और ये जल्द ही लीज के अंतर्गत भारत को मिल जाएगा। जबकि इसके बाद भारत का जो सबसे बड़ा फोकस है वो प्रोजेक्ट 75I ही है और फिलहाल प्रोजेक्ट 75I में भारत को कई तरीके के डिले का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट में जिस तरीके से स्पेन और जर्मनी की तरफ से इंडियन नेवी के साथ बातचीत किया जा रहा है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि जल्द ही प्रोजेक्ट 75I को भी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज कर लिया जाएगा और इसके बाद शायद सबमरीनों के ये जो मुश्किल इंडियन नेवी फेस कर रहा है ये मुश्किल इंडियन नेवी के सामने ना हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ये जो सबमरीन और लाइट व्हीकलों को लेकर काम कर रहा है इससे वेस्टर्न मीडिया के अंदर इतना अधिक हलचल क्यों है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।